सीसैट के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली ही पंक्ति से पूरे अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करते हुए पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ विषयों पर ध्यान या कही गई बातों पर, लिखी गई बातों पर ध्यान तब ले आते हैं जब हमें अर्थ या आशय को समझने में कठिनाई महसूस होती है। लेकिन यहां पर बच्चों, आपको कठिनाई महसूस होने के बाद ध्यान लगाने की जरूरत पर नहीं जाना है। आपको पॉज लेना है। पॉज लेने के बाद आपको पहले ही लाइन से ये स्पष्ट क्या है, आपको एक मकसद के साथ, एक रीडिंग क्या है, स्कीम के साथ, एक अप्रोच के साथ पढ़ना है कि मैं पहली, दूसरी, तीसरी लाइन से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि दिया गया पैसेज जो है वो क्लाइमेट चेंज पर है, ग्लोबल वार्मिंग पर है या बायोडाइवर्सिटी पर है। एक उदाहरण के तौर पर यह बात कह रहा हूं। वो पहली लाइन से स्पष्ट हो जाता है। 80% जो परिच्छेद होते हैं उनकी पहली पंक्ति से ही उस परिच्छेद का मेन आइडिया क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप पहली लाइन से दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो दोनों लाइंस के बीच में लिंकेजेस हैं क्या, और वो लिंकेजेस किस प्रकार के हैं। क्या दूसरी लाइन पहली लाइन के से अलग कोई नई बात बता रही है तो उस नई बात का भी पहली लाइन से लिंक होगा, या फिर दूसरी लाइन पहली लाइन का विस्तार कर रही है। ये लिंकेजेस के साथ पढ़ना है, और लिंकेजेस के साथ पढ़ने के लिए आपको पूरा फोकस ले जाना पड़ेगा, पूरा अटेंशन आपका होना चाहिए, क्योंकि आप यहां पर दो अलग अलग पंक्तियों को या 4-5 अलग अलग बातों को नहीं पढ़ रहे हैं। आप उन बातों में जो सीमेंट लगकर जो जोड़ने वाली जो चीज है उसकी भी तलाश कर रहे हैं। तो लिंकेजेस को पढ़ना है। जैसे ही पैसेज में कहीं पर भी कारण बताया जा रहा है, कोई सह संबंध बताया जा रहा है, तुरंत अटेंशन लीजिए। जहां पर भी रीजन बताया जा रहा है वो इन्फ्रेंस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां पर कॉन्सिक्वेंस बताया जा रहा है, परिणाम बताया जा रहा है, वो इन्फ्रेंस निकालने में, इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में, कंक्लूजन ड्रॉ करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुरंत अंडरलाइन करिए कि ये इसका कारण क्या है बताया गया है, तो कारण को क्या है तुरंत क्या है पढ़ लीजिए। इसके बाद जब आप पैसेज में आगे बढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि लंबी चौड़ी पंक्तियां आपको मिलती हैं और उसमें कई बार आप डिटेल्स में खो जाते हैं। डिटेल्स में नहीं खोना है, ब्योरों में नहीं खोना है। आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और किसके बारे में बात की गई है यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके साथ ही किस विषय पर बात की गई है इस बात को भी ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ना है। कॉन्टेक्सुअल रीडिंग करनी है, प्लेन रीडिंग नहीं करनी है। कॉन्टेक्स्ट के साथ रीडिंग कंटेंट और स्टेटमेंट को क्या है को रिलेट करना है, और इसलिए आपका मन मस्तिष्क जीएस पेपर 1 की तुलना में यहां पर ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन की जरूरत है, ज्यादा अच्छे अटेंशन की क्या है जरूरत है। और इसके साथ ही बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप पैसेज को सॉल्व करते हैं तो आपको कई तरह के प्रश्न मिलते हैं। एक प्रकार का प्रश्न क्या मिलता है कि कौन सा तर्कसंगत और सर्वाधिक विवेकपूर्ण निष्कर्ष प्रतिपादित होता है परिच्छेद से। ठीक है कि मोस्ट रैशनल क्या है, कंक्लूजन कहां से ड्रॉ होता है, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, पैसेज किन एजम्पशंस पर आधारित है, पैसेज से क्या ये निम्नलिखित पूर्व धारणाएं जो बनाई गई हैं वह क्या बनाई जा सकती हैं, व्यवहारिक सुझाव इससे क्या, प्रैक्टिकल सजेशन क्या निकलता है, क्रिटिकल मैसेज क्या निकलता है, ये सब पैसेज में पूछा जाता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जहां पर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने वाली चीज है तो जल्दी से आप पैसेज पढ़ने के बाद भी ऑप्शन को पढ़िए, और ऑप्शन को भी क्या है एक एक शब्द में, दो शब्द में ऑप्शन के बगल में तुरंत नोट डाउन करिए कि इस ऑप्शन में ये है, इस ऑप्शन में ये है, इस ऑप्शन में ये है, इस ऑप्शन में ये है। और देखिए कि क्या उन 4 शब्दों के बीच में से कोई ऐसा शब्द है जो ऑड, कोई ऐसा शब्द है जो बिल्कुल ऑड है, ऐसा शब्द है जो पैसेज से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बहुत ज्यादा संभावना है कि उत्तर उसी में होगा। गलत के बीच में सही निकालना आसान होता है,
लेकिन चार सही के बीच में सर्वाधिक जो सटीक है उसको निकालना उतना आसान नहीं होता है। तो दोनों तरह की चीजों को करने के लिए क्या आपको कर, जो डिफरेंशिएशंस हैं, जो डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने पढ़ लिया पैसेज में कि निष्कर्ष, प्रतिपादित निष्कर्ष क्या है, तो आप पहले ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन पढ़कर आप ऑप्शन के किनारे आप लिख सकते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये तीसरी बात है, ये सी वाले ऑप्शन में ये है और डी वाले ऑप्शन में ये है। लेकिन वो बात एक या दो शब्द में होनी चाहिए, ताकि आपका दिमाग, जैसे मैथमेटिक्स में क्या है चलता है कि जैसे ही आप किसी चीज को सिंबलाइज कर लेते हैं आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, वैसे ही किसी लंबे चौड़े स्टेटमेंट को जब आप एक दो शब्दों में बदल लेते हैं तो आपको आपके सोचने की गति, आपकी थिंकिंग जो ऑपरेशंस है माइंड के, बहुत फास्ट हो जाते हैं। सवाल के गलत होने की संभावनाएं क्या है, बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए कंक्लूजन वाले प्रश्नों में आप ये तरीका भी अपना सकते हैं कि पहले परिच्छेद, पहले गद्यांश, फिर प्रश्न। ये क्लासिकल तरीका है। अगर पूरे तसल्ली से मैथ्स और रीजनिंग हो चुका है तो आप पूरे तसल्ली से आराम से करिए। अगर आपको थोड़ा समय का तनाव है तो आप पहले देखिए कि सरल सा पैसेज कौन सा है, उसमें ऑप्शंस, उसमें प्रश्न किस प्रकार के हैं और प्रश्न किस प्रकार के हैं, उसमें ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शंस को देखने के बाद उसके बाद देखिए कि शोले फिल्म का है कि फूल और कांटे का है, या फिर ये क्या है कि तारे जमीन पर है, क्या है मैसेज, मतलब क्या किस तरह की विषय वस्तु इसमें है, इस बात को क्या आइडेंटिफाई करिए। सही के बीच में गलत को छांटना, गलत के बीच में सही को छांटना, और सब कुछ सही है, सही के बीच में सर्वाधिक सटीक सही को छांटना, इन तीनों में जमीन आसमान का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो जब आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही क्या है अच्छा होगा। दूसरा कि पूर्वधारणाओं वाले सवाल में हम लोगों ने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान देखा कि बहुत से बच्चों को चुनौतियां पेश आ रही थी। अब यहां पर जैसे मैं आपसे एक बात करूं कि अगर मान लीजिए कि मैं ये मानकर कोई बात करता हूं कि इस दुनिया में जितने भी पिंड हैं उनकी स्वाभाविक अवस्था गतिशीलता की है, और अगर मैं ये मानकर बात करता हूं कि इस दुनिया में जितने भी मटेरियल बॉडीज हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे मटेरियल हो या इमैटेरियल हो, उनकी स्वाभाविक जो अवस्था है वह विश्राम की अवस्था है, तो ऐसी स्थिति में मैं जो सिद्धांत निकालूंगा वो सिद्धांत अलग अलग होगा। कैसे कि न्यूटन ने क्यों कहा था कि पिंड तब तक गतिशील बना रहता है जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल आरोपित न किया जाए। न्यूटन के इस सिद्धांत के पीछे पूर्व धारणा क्या है? न्यूटन के इस सिद्धांत के पीछे पूर्व धारणा यहां पर यह है कि पिंड की स्वाभाविक अवस्था क्या है, गतिशीलता की है। इस तरह से क्या है कि जो लेखक कहने के पहले मान लेता है उसको पूर्व धारणा कहते हैं। अब आप इस पर सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो पूर्व धारणा दी गई है उसका बिल्कुल अपोजिट सोचिए, और अपोजिट सोचने पर अगर पूरा पैसेज ध्वस्त हो जाता है तो सही पूर्व धारणा है। जैसे कि मैं जिस बात को मानते हुए कोई भी डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं, कोई भी वर्णन कर रहा हूं, तो जैसे ही आप उस मेरी मान्यता को नकारेंगे मेरा डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पूर्व धारणा वाले सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पूर्व धारणा वाले सवाल को, मान लीजिए कि कोई इंटरनेट के पहुंच पर एक पैसेज दिया गया 2024 में कि इंटरनेट जो है वो अलग अलग जो समाज में आर्थिक श्रेणियां होती उनके लिए अलग अलग तरीके से वर्क करता है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया की बात होने लगी तो लेखक ने इंटरनेट को लेकर कुछ चीजें मान ली हैं कि इंटरनेट इंक्लूसिव नहीं है। अब ये लेखक ने मानकर ही ये इवैल्यूएशन क्या है किया है। इसलिए पूर्वधारणा वाले सवालों को ऐसे आप क्या है इस तरह के इस कैटेगरी के द्वारा क्या है आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात ये भी समझना है कि जो पूर्वधारणाएं होती हैं वो बहुत जनरलाइज इन्फ्लुएंस होती हैं, वो कुछ के संदर्भ में नहीं। कि जैसे हम लोग ये कहें कि सभी औद्योगिक समाज, औद्योगिक क्रांति के बाद एक हम लोगों के मस्तिष्क में एक विचार आसानी से क्या है स्वीकृत हो गया कि सभी औद्योगिक समाज जो है वो फॉरवर्ड सोसाइटीज हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बैकवर्ड सोसाइटी नहीं हो सकती।
ये हमने मान लिया। तो अब क्या है कि औद्योगिकीकरण होगा तो शहर भी होंगे, शहरीकरण भी होगा। तो ये जो शहर के शहरीकरण के पीछे औद्योगिकरण को पहले ही क्या है मान लिया गया। तो इस तरह से पूर्व धारणा वाले सवालों को आप हल कर सकते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए कुछ कुछ अपने ऑप्शंस को अलग करने के लिए पैसेज को पढ़ने के तरीके के संदर्भ में कुछ अपना एक तरीका भी हम क्या है आराम से लगा सकते हैं, और वो तरीका आइडेंटिफाई करने का होना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई पैसेज ये आता है कि भाई केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, किसी के घर में जो सेंटर टेबल होता है वो सेंटर टेबल क्या करता है, सारी कुर्सियां उसके किनारे लगाकर सेंटर टेबल में सब सामान रखकर आराम से क्या है बातचीत करते हैं, और कई बार क्या होता है उस सेंटर टेबल पर क्या है खाना वगैरह भी खाते हैं। तो पैसेज में कोई ऐसा विचार होगा जो सभी अन्य विचारों को कनेक्ट कर रहा होगा, जो सभी अन्य विचारों से संबंधित होगा, या उस सभी विचार उस पर क्या है सभी विचारों में से कुछ विचार उस पर आधारित होंगे। वो पैसेज का सेंट्रल आइडिया है, वह पैसेज का क्या है सेंट्रल आइडिया है। और जो सेंट्रल आइडिया होता है वो मेन आइडिया भी होता है। हालांकि मेन आइडिया कई हो सकते हैं, उसमें से एक सेंट्रल आइडिया होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास की कृति रामचरितमानस का सेंट्रल आइडिया क्या है, राम के चरित्र को बताना। तो ये सेंट्रल आइडिया मतलब क्या है, जैसे कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, उस किताब के चैप्टर का जो नाम है वो उस किताब का सेंट्रल आइडिया है, उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। तो अगर आपको ये लगता है कि सेंट्रल आइडिया मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सोच कर देखिएगा कि शीर्षक क्या रखना है। क्या आप सुभाष कश्यप की किताब में जो विधायिका का चैप्टर है, क्या उसका शीर्षक जो है सरकार रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप विधायिका वाले चैप्टर का शीर्षक संसद ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया को आप ढूंढ सकते हैं। जब ये पूछा जाता है कि क्रिटिकल मैसेज क्या है, तो क्रिटिकल मैसेज क्या होगा भाई? मैसेज जो होगा वो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए भी होगा, दूसरे के लिए भी होगा। वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव चीज तक सीमित नहीं होगा, वो मैसेज आगे आने वाली जनरेशन के लिए होगा। तो मैसेज का ये जो सामान्य अर्थ है, वो मैसेज का सामान्य अर्थ भी वही करना है। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि जब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई प्रैक्टिकल सजेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पैसेज में बात कही गई है उस बात के आधार पर कोई व्यवहारिक उपाय पूछा जा रहा है। अब उसमें आप देखिए कि चारों ऑप्शन में क्या क्या व्यवहारिक उपाय दिए गए और कौन सा व्यवहारिक उपाय क्या है सबसे सटीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी कुछ से, सम से ऑल का कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है। और ये इन्फ्रेंस की बहुत बड़ी क्या है गलती क्या है हो सकती है। इसलिए पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन को करते समय जो कुछ मैंने बातें बताई हैं उनमें सबसे ज़रूरी बात है कि शुरुआत से ही ध्यान से पढ़ना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, लिंकेजेस को देखना, कई बार ऑप्शंस का इस्तेमाल कर लेना, ऑप्शन को कॉम्प्रिहेंड कर देना, ऑप्शन को संक्षिप्त कर देना, उसको आइडेंटिफाई कर लेना, एक दो शब्द में चीज़ों को ले जाना, पूर्वधारणा के बिल्कुल विपरीत सोचना, पूर्वधारणा के बिल्कुल विपरीत सोचना। केंद्रीय विषय वस्तु पूछी गई तो शीर्षक को ध्यान में लाना, जो शीर्षक है उस शीर्षक को क्या है ध्यान में लाना। ये सब आप करेंगे तो बहुत आसानी से वहां पर जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो प्राप्त कर सकेंगे। और इसलिए ये अंतिम संदेश आपका है कि अंत भला तो सब भला, इसलिए खूब अच्छे से अंत करके आना। मैच को फिनिश ही नहीं, मैच को अच्छे से कंप्लीट करके आना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।